नमस्कार। एपीएन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। उत्तराखंड रजत जयंती उत्सव पर शामिल होने आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत को दून तैयार है। एफआईआर में मुख्य आयोजन होगा तो पुलिस ने इसके आसपास जीरो जोन भी घोषित किया है। इसके अलावा शहर में रूट डाइवर्ट किया गया है। वहीं रजत जयंती उत्सव को पीएम के आगमन को जगह जगह होर्डिंग लगाकर सजाया गया है। वहीं सरकारी भवनों पर भी रंग बिरंग लाइट लगाकर भव्य रूप दिया गया है। उत्तराखंड रजत जयंती पर रविवार का दिन दून के साथ ही पूरे उत्तराखंड के लिए खास रहेगा, क्योंकि दून में मुख्य आयोजन होगा और करीब 1 लाख लोग भी इसके साक्षी बनेंगे। इसके लिए तैयारियों को भी अंतिम रूप दे दिया गया है। आपको फिर से बता दें, उत्तराखंड रजत जयंती उत्सव पर शामिल होने आ रहे प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत पर दून पूरी तरह से तैयार है। एफआईआई से में मुख्य आयोजन होगा तो पुलिस ने इसके आसपास जीरो जोन भी घोषित किए हैं। इसके अलावा शहर में रूट डाइवर्ट किया गया है। वहीं रजत जयंती उत्सव और पीएम के आगमन को जगह जगह होर्डिंग लगाकर सजाया गया है। उत्तराखंड रजत जयंती उत्सव पर शामिल होने आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत को दून तैयार है। एफआरआई में मुख्य आयोजन होगा तो पुलिस ने इसके आगमन आसपास जीरो जोन भी घोषित किए हैं। इसके अलावा शहर में रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। वहीं रजत जयंती उत्सव और पीएम के आगमन को जगह जगह होर्डिंग लगाकर सजाया गया है। वहीं सरकारी भवनों पर भी रंग बिरंगी लाइट लगाकर भव्य रूप से सजा दिया गया है। उत्तराखंड रजत जयंती पर रविवार का दिन दून के साथ ही पूरे उत्तराखंड के लिए खास रहेगा, क्योंकि दून में मुख्य आयोजन होगा और करीब 1 लाख लोग भी इसके साक्षी बनेंगे। इसके लिए तैयारियों को भी अंतिम रूप दे दिया गया है। उत्तराखंड रजत जयंती पर उत्तराखंड के लिए खास दिन रहेगा, क्योंकि दून में मुख्य आयोजन होगा और करीब 1 लाख लोग भी इसके साक्षी बनेंगे। इसके लिए तैयारियों को भी अंतिम रूप दे दिया गया है। अगली बड़ी खबर लेंगे बिहार चुनाव से। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार अभियान आज शाम 5 बजे खत्म हो जाएगा। इस चरण के अंतिम दौर में सभी बड़े राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। नेता आज भी राज्य के अलग अलग जिलों में रैलियों और जनसभाओं के जरिए मतदाताओं से समर्थन मांगेंगे। इस दूसरे चरण में राज्य के 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर मतदान 11 नवंबर मंगलवार को होगा। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। इन जिलों में शामिल हैं पश्चिम और पूर्वी चंपारण, शिवशहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर शामिल हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 121 सीटों पर वोटिंग के बाद अब बारी दूसरे चरण की है। दूसरे चरण में 18 जिलों की 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला मतदाता 11 नवंबर को होगा। यही वजह है कि राजनीतिक दलों ने दूसरे चरण की सीटों पर प्रचार की ताकत झोंक दी है। दूसरे चरण में यूपी की सीमा से सटे बिहार की सीटों से लेकर चंपारण बेल्ट, मिथिलांचल और सीमांचल क्षेत्र की सीटें पर मतदान होगा। इस तरह पहले चरण में एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी की सीख दांव पर लगी हुई है, तो दूसरे चरण में बीजेपी का असल इम्तिहान होगा। वहीं महागठबंधन में आरजेडी ही नहीं बल्कि कांग्रेस को भी साबित करने का चैलेंज होगा। तो असदुद्दीन ओवैसी को बिहार में अपनी साख बचाए रखने की चुनौती है। 2020 में ओवैसी ने इसी चरण की सीटों पर जीतकर सभी को चौंका दिया था।
तमाम जानकारियों के साथ हमारे इनपुट हेड मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, बिहार के दूसरे चरण में कहां-कहां मतदान है? जी, मैं आपको बता दूं कि पहले चरण का जो मतदान हुआ था, उसके बाद से जिस तरह से जो प्रतिशत आया था, तमाम दलों में एक उत्साह भर गया था इस प्रतिशत में। और वही बात है कि दूसरे चरण में जिसमें 18 जिलों की 122 सीटों पर मतदान होना है, उसमें तमाम दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। आज शाम दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार समाप्त हो जाएगा और तमाम दल जो हैं अब दूसरे चरण के मतदान का इंतजार करेंगे और उम्मीद करेंगे कि जिस तरीके से पहले चरण में मतदान प्रतिशत बढ़ा था, उसी तरीके से दूसरे चरण में भी मतदान का प्रतिशत अच्छा रहे। असल में दूसरे प्रतिशत के मतदान का प्रतिशत ये तय कर देगा कि बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है। हालांकि दोनों गठबंधनों, महागठबंधन और एनडीए गठबंधन ने पहले चरण के मतदान के बाद यह दावा किया था कि यह सरकार जो है उनकी ही बनने जा रही है। लेकिन आज दूसरे चरण का मतदान समाप्त होने के बाद और दूसरे चरण के मतदान का जब पड़ेगा और उस प्रतिशतता के बाद तमाम राजनेताओं की किस्मत जो है वो मतपेटी में बंद हो जाएगी। और असल में जो बात है कि सरकार किसकी बनने जा रही है, यह नतीजे 14 नवंबर को ही जी। मनीष, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। सभी सियासतदान लगाएंगे और आज आखिरी दिन जोर क्या लगता है? एनडीए बनाम महागठबंधन के बीच अब तक कौन किस पर भारी लग रहा है? देखिए, अभी यह कहना बहुत मुश्किल है। अभी तो बड़े राजनीतिक दिग्गज भी इस चीज को नहीं भाप रहे हैं कि आखिर बिहार की जनता ने मतदान के लिए पहले चरण में 20 सालों का रिकॉर्ड जो टूटा है वह किस ओर जाएगा। ये हालांकि दोनों गठबंधनों की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि सरकार उनकी ही बनने जा रही है। लेकिन दूसरे चरण के मतदान जो 20 जिलों की 122 विधान सीटों पर होने जा रहा है, यह सीटें तय करेगी कि बिहार में अगली सरकार किनकी बनने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी तमाम जानकारियों के लिए। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में 18 जिलों की 122 सीटों पर चुनाव है। दूसरे चरण में गया जिले की 10 सीटों पर मतदान, कैमूर जिले की 4, रोहतास जिले की 7 सीटों पर डाले जाएंगे वोट, औरंगाबाद जिले की 6, अरवल जिले की 2 सीटों पर मतदान, जहानाबाद की जिले की 3, नवादा जिले की 5 सीटों पर डाले जाएंगे वोट, भागलपुर जिले की 7, बांका जिले की 5 सीटों पर मतदान, जमुई जिले की 4, सीतामढ़ी जिले की 8, शिवहर जिले की 1 सीट पर मतदान, बदुबली जिले की 10, सुपौल जिले की 5 सीटों पर डाले जाएंगे, पूर्णिया जिले की 7, अररिया जिले की 6 सीटों पर मतदान, कटिहार जिले की 7, किशनगंज जिले की 4 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, पूर्वी चंपारण जिले की 12 सीटों पर मतदान, पश्चिमी चंपारण जिले की 9 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। अगली बड़ी खबर लेंगे सीएम योगी का बिहार दौरा। बिहार चुनाव 2025 का आखिरी चरण बन गया है। एक भीषण राजनीतिक रण। एक तरफ है एनडीए, जहां नीतीश कुमार और योगी आदित्यनाथ विकास के साथ हिंदुत्व का कार्ड खेल रहे हैं। दूसरी तरफ है महागठबंधन, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, जो जातीय जनगणना और रोजगार के वादों के सहारे मैदान में है। लेकिन अगली खेल इस बार 80 बनाम 20 का है, यानी हिंदू बनाम मुस्लिम ध्रुवीकरण। तेजस्वी यादव के वक्फ कानून को रद्द करने वाले बयान ने चुनावी फिजा गर्म कर दी है। योगी आदित्यनाथ ने इसे मुद्दा बनाकर कहा कि तेजस्वी आएंगे तो वक्फ हटाएं या नहीं, लेकिन शरिया कानून जरूर लाएंगे। वहीं असुद्दीन ओवैसी ने भी मल्ला का बेटा डिप्टी सीएम हो सकता है क्या,
तो मोहम्मद का क्यों नहीं कहकर सियासत को और भड़का दिया। अब बिहार का सवाल है कि क्या धर्म की राजनीतिक विकास पर भारी पड़ सकती है या फिर जनता विकास और रोजगार के मुद्दों पर वोट देगी। ये चुनाव सिर्फ सरकार बनाने का नहीं बल्कि बिहार की राजनीतिक की दिशा तय करने वाला है। तमाम जानकारियों के साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद दानिश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दानिश, आज बिहार चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार का आखिरी दिन है। आज सीएम योगी ताबड़तोड़ रैली करेंगे। क्या सीएम योगी एनडीए के चुनाव माहौल बनाने में कामयाब रहेंगे? इसकी स्पीच का बिहार में कितना असर देखने को मिल रहा है? जी देखिए, आज बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आज आखिरी दिन है और ये प्रचार जो है शाम में मतलब 5 बजे तक चलेगी। इसी को लेकर जो है आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी की जो है बिहार में कुछ जनसभा है, जहां वो अपने जनसभा में संबोधित करेंगे। साथ ही साथ उनकी जो जनसभा में जो है उनके जो चाहने वाले, जो उनके आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं या उनके जो काम से उनको पसंद है, उनको सुनने के लिए जो है काफी भीड़ वहां पहुंचती है उनके जनसभा में। तो कहीं ना कहीं वो अपने एनडीए के पक्ष में जो भी वो बात रखते हैं उससे जो है वहाँ के लोगों में कहीं ना कहीं उनके मन में जो एनडीए को लेकर जो है वो ये आ जाती है। तो इसके लिए जो है सीएम योगी का जो जनसभा है वो बहुत ही अहम माना जाता है, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश की जो बॉर्डर है वो पूरे बहुत आसपास की ही बॉर्डर है। तो इसमें जो है वो बहुत ज्यादा योगी की जनसभा जो है बाकी नेताओं से ज्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बड़ी खबर है कुशीनगर से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कुशीनगर के दौरे पर आ सकते हैं। जानकारी के अनुसार बिहार चुनाव से लौटते समय सीएम योगी अपराह 3:30 बजे कुशीनगर पहुंचेंगे। अपने दौरे के दौरान वो कुशीनगर बौद्ध भिक्षु संघ के अध्यक्ष भदंत ज्ञानेश्वर को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इसके साथ ही सीएम योगी निर्माणाधीन कृषि विश्वविद्यालय का निरीक्षण भी कर सकते हैं। प्रशासन ने मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा और व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम किए हैं। आपको फिर से बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कुशीनगर के दौरे पर आ सकते हैं। जानकारी के अनुसार बिहार चुनाव से लौटते समय सीएम योगी अपराह 3:30 बजे कुशीनगर पहुंचेंगे। अपने दौरे के दौरान वो कुशीनगर बौद्ध भिक्षु संघ के अध्यक्ष भदंत ज्ञानेश्वर को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इसके साथ ही सीएम योगी निर्माणाधीन कृषि विश्वविद्यालय का निरीक्षण भी कर सकते हैं। प्रशासन ने मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा और व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज कुशीनगर के दौरे पर आ सकते हैं। जानकारी के अनुसार बिहार चुनाव से लौटते समय सीएम योगी 3:30 बजे कुशीनगर पहुंचेंगे। अपने दौरे के दौरान वो कुशीनगर बौद्ध भिक्षु संघ के अध्यक्ष भदंत ज्ञानेश्वर को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इसके साथ ही सीएम योगी निर्माणाधीन कृषि विश्वविद्यालय का निरीक्षण भी कर सकते हैं। बता दें, प्रशासन ने मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा और व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम भी कर लिए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कुशीनगर के दौरे पर आ सकते हैं। जानकारी के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव के लौटते समय सीएम योगी अपराह 3:30 बजे कुशीनगर पहुंचेंगे। अपने दौरे के दौरान वो कुशीनगर बौद्ध भिक्षु संघ के अध्यक्ष भदंत ज्ञानेश्वर को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इसके साथ ही सीएम योगी निर्माणाधीन कृषि विश्वविद्यालय का निरीक्षण भी कर सकते हैं। प्रशासन ने मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा और व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम किए हैं। आपको फिर से बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आज कुशीनगर के दौरे पर आ सकते हैं। बिहार विधानसभा से लौटते समय सीएम योगी अपराह 3:30 बजे कुशीनगर पहुंचेंगे। अपने दौरे के दौरान वो कुशीनगर बौद्ध भिक्षु संघ के अध्यक्ष भदंत ज्ञानेश्वर को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इसके साथ ही सीएम योगी निर्माणाधीन कृषि विश्वविद्यालय का निरीक्षण भी कर सकते हैं। प्रशासन ने मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा और व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम किए हैं।
अगली बड़ी खबर लेंगे झारखंड से। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बार फिर प्रवासी कामगारों के मसीहा साबित हुए। उनकी संवेदनशीलता और त्वरित पहल के कारण अफ्रीकी देश टिकोनिशिया में फंसे झारखंड के 48 प्रवासी कामगारों की सुरक्षित वापसी संभव हो पाई है। बीते 3 महीनों से वेतन न मिलने और आर्थिक संकट से जूझ रहे इन कामगारों की मदद के लिए मुख्यमंत्री ने तत्काल कार्यवाही का निर्देश दिया। जैसे ही मुख्यमंत्री को कामगारों की परेशानी की जानकारी मिली, उन्होंने इसे गंभीरता से लेते हुए श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के अधीन राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष को सक्रिय किया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर विभाग के तत्परता दिखाते हुए भारतीय दूतावास और संबंधित एजेंसियों के सहयोग से पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। तमाम जानकारियों के साथ हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, हेमंत सरकार के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है ये? देखिए अंकिता, मैं बताऊं कि जैसे ही एक दक्षिण अफ्रीकी देश है, ट्यूनीशिया एक देश है, जहां झारखंड के 48 प्रवासी जो कामगार है जो वहां फंसे हुए थे, यानी उनकी 3 महीनों से तनख्वाह नहीं मिल रही थी, तो झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन ने उनकी कार्यकुशलता ने, उनकी सेंसिटिविटी ने, उनके टेंडरनेस ने या इंस्टेंट एक्शन ने उनकी जो झारखंड के जो कामगार है उसकी वापसी में, वतन वापसी में काफी कुछ प्रशस्त हो गया है। तो पहली बात दरअसल ये है कि जो एक पीसीएल फ्रेम पावर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड एक नाम की कंपनी है, जो झारखंड का जो इलाका है हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो, इन तमाम जगहों से 48 जो कामगार जो है वहां काम करने के लिए गए थे, लेकिन वहां जाने के बाद उनको जो है तनख्वाह बंद कर दी गई, उनको खाने पीने की कोई सुधि नहीं ली गई। तब लोगों ने जो है झारखंड के मुख्यमंत्री से, हेमंत सोरेन से, लोगों ने, उनके परिजनों ने गुहार लगाई और परिजन जब गुहार लगाए तो हेमंत सोरेन ने श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग तथा उसके जो भारतीय दूतावास और उसके जो कंसर्निंग एजेंसी है उनसे, उन लोगों ने झारखंड के आला अधिकारियों ने संपर्क किया और जो है झारखंड के जो कामगार हैं वो वतन वापसी में, यानी प्रवासी जो कामगार थे, वतन वापसी संभव हो सकी है। जी अंकिता, बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आईडब्ल्यूपीसी के कार्यक्रम में शरीक हुए जस्टिस सूर्यकांत ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, यह स्वीकार करना जरूरी है कि एआई के खुलेआम उपयोग के खतरे हैं। इससे गोपनीयता और सुरक्षा प्रभावित होती है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, महिला पत्रकारों को छेड़छाड़ की गई तस्वीरों और ट्रोलिंग के जरिए अनुचित तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। जस्टिस सूर्यकांत ने महिला पत्रकारों के ऑनलाइन शोषण की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि एआई टूल का इस्तेमाल हथियार के तौर पर किया जा रहा है और महिला पत्रकारों को अनुचित तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। एक जिम्मेदार लोकतंत्र होने के नाते हम ऐसी घटनाओं को सामान्य नहीं मान सकते। उन्होंने कहा कि संविधान में दिए गए अधिकार और स्वतंत्रताएं हैं, इसका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिला पत्रकारों और झूठे आरोपों और झूठे नैरेटिव की शिकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए बड़े प्रोटोकॉल और नियमों की जरूर है। जस्टिस सूर्यकांत ने इसके लिए एथिकल रिफॉर्म और डिजिटल ट्रेनिंग दिए जाने का सुझाव किया। आपको फिर से बता दें, आईडब्ल्यूपीसी के कार्यक्रम में शरीक हुए जस्टिस सूर्यकांत ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि ये स्वीकार करना जरूरी है कि एआई के खुलेआम उपयोग के खतरे हैं। इससे गोपनीय और सुरक्षा प्रभावित होती है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, महिला पत्रकारों को छेड़छाड़ की गई तस्वीरें और ट्रोलिंग के जरिए अनुचित तरीके से निशाना बनाया जा रहा है।
जस्टिस सूर्यकांत ने महिला पत्रकारों के ऑनलाइन शोषण की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि एआई टूल का इस्तेमाल हथियार के तौर पर किया जा रहा है और महिला पत्रकारों को अनुचित तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। एक जिम्मेदार लोकतंत्र होने के नाते हम ऐसी घटनाओं को सामान्य नहीं मान सकते। उन्होंने कहा कि संविधान में दिए गए अधिकार और स्वतंत्रताएं हैं। अगली बड़ी खबर है कानपुर से। देश के प्रसिद्ध ब्रांड गोल्डी मसाले ने अपने उपभोक्ताओं के लिए एक नई सौगात पेश की है। रिश्ते प्यार के पीढ़ियों से नामक इस योजना के जरिए कंपनी ने न केवल उपहार बांट रही है बल्कि उपभोक्ताओं से जुड़ाव का रिश्ता और गहरा कर रही है। कानपुर में आयोजित भव्य कार्यक्रम में गोल्डी मसाले समूह के निदेशक सुदीप गोयनका और आकाश गोयनका मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ श्री सोम गोयनका संस्थापक निदेशक, श्री सुरेंद्र गुप्ता संस्थापक निदेशक और विजय कपूर चेयरमैन कोऑपरेटिव स्टेट द्वारा किया गया। गोल्डी मसाले द्वारा लकी ड्रॉ एवं वितरक महासंगम संपन्न हुआ। इस दौरान मोटरसाइकिल सहित कई आकर्षक इनाम भी घोषणा की गई। कंपनी के निदेशक सुदीप गोयका ने बताया कि गोल्डी मसाले की पहचान गुणवत्ता, स्वच्छता और पर्यावरणीय मानकों के प्रति प्रतिबद्धता से है। उन्होंने बताया कि यह योजना हमारे उपभोक्ताओं और वितरकों के बीच विश्वास का प्रतीक है, जो हमें पीढ़ियों से जोड़ती आई है। इस अवसर पर कोऑपरेटिव स्टेट के चेयरमैन श्री विजय कपूर ने कहा कि गोल्डी मसाले की वजह से कानपुर को एक अलग पहचान मिल रही है। गोल्डी मसाले के सभी उत्पाद उपभोक्ताओं की पसंद बनते जा रहे हैं। उन्होंने कंपनी के संस्थापक, निदेशक और कंपनी निर्देशकों को बधाई दी। साथ ही कंपनी के संस्थापक निदेशक श्री सुरेंद्र गुप्ता ने बताया कि गोल्डी के प्रगति में हमारे वितरकों, विक्रेताओं और ग्राहकों, सप्लायर्स और कर्मचारियों सभी का सहयोग मिलता रहा है। सबसे बड़ी बात तो मैं बड़ी बधाई देता हूँ गोल्डी परिवार को। हमारी दादा नगर का प्रोडक्ट पूरे देश में 3 बड़ी कंपनियां हैं, जो 3 बड़ी कंपनियां हैं उसमें हमारी गोल्डी मसाले अग्रसर है। और वो दिन मैं दूर नहीं समझता हूँ जब गोल्डी मसाले नंबर 1 होगा पूरे देश में, और जो दूसरी तीसरी कंपनी होगी वो 10वें और 11वें नंबर पे होगी। और मैं आज दादा नगर के उद्यमी होने के नाते और दादा नगर के समस्त उद्यमियों का नेतृत्व करने के उसमें एक और शुभकामनाएं इन बच्चों को देता हूं, अपने छोटे भाइयों को देता हूं, अपने भतीजों को देता हूं कि इनकी कार्य क्षमता को देखते हुए आज ये लोग 17 देशों में निर्यात कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब ये 200 देशों में निर्यात करेंगे और भारत का नाम रोशन करेंगे। जब भारत का नाम रोशन होगा तो उत्तर प्रदेश का नाम रोशन होगा, उत्तर प्रदेश का नाम रोशन होगा तो कानपुर का नाम रोशन होगा, और कानपुर का नाम रोशन होगा तो हमारा दादा नगर अग्रणी माना जाएगा। गोल्डी समूह द्वारा आज वितरक महासमागम 2025 का आयोजन किया गया कानपुर शहर में, जिसमें पीछे जो गोल्डी ने विक्रेताओं हेतु स्कीम निकाली थी रिश्ते प्यार के पीढ़ियों से, उसका उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व बिहार के विक्रेताओं के लिए लगभग 18,000 प्लस इनाम आज यहाँ घोषित किए जाएंगे लकी ड्रॉ के माध्यम से। उसमें कार, मोटरसाइकिल, वॉशिंग मशीन, स्टील थाल सेट और अन्य इनाम भी हैं। गोल्डी समूह ने पिछले कुछ वर्षों में जो अपने ग्राहकों के प्रति विश्वास पाया और उसके तहत गोल्डी डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर व केक लॉन्च किया, गोल्डी नो अनियन नो गार्लिक मसालों की रेंज लॉन्च करी, गोल्डी केचप कॉन्टिनेंटल सॉस को स्टैंडी पाउच में लॉन्च किया। और इसी ग्राहकों के विश्वास के तहत गोल्डी आज पूरे भारत में लगभग हर प्रदेश में मौजूद है और 17 देशों में अपने प्रोडक्ट्स को निर्यात कर रहा है। मैं पुनः धन्यवाद दूंगा अपने ग्राहकों का, विक्रेताओं का, वितरकों का, जिन्होंने 45 साल की साख को मजबूत रखते हुए हमें आगे भी कई दशकों तक इसी सच्चाई से काम करने के लिए कर्तव्यबद्ध किया हुआ है। धन्यवाद। जब कोई प्रकल्प उठाया जाता है तो वो कहाँ तक पहुँचेगा तक की कोई सीमा नहीं होती है। गोल्डी मसाले को उपभोक्ताओं का आशीर्वाद प्राप्त है, क्योंकि मैं समस्त उपभोक्ता भाइयों के से निवेदन करता हूं
कि आपका ये जो गोल्डी मसाले हैं, जहाँ ये स्वाद और सुगंध और एरोमा और पैकिंग और क्वालिटी सबका ध्यान रखता है, वहाँ इस बात का भी पहले ध्यान रखता है कि गोल्डी मसाले के द्वारा किसी उपभोक्ता का कोई शोषण नहीं होना चाहिए। कहा जाता है हमसे, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन और ब्रांडों के द्वारा कि आप एमआरपी बढ़ाइए, आपकी क्वालिटी बढ़िया है, आपका सब बढ़िया है, आपकी सेल बढ़िया है, एमआरपी बढ़ाइए। तो भाई एमआरपी जब हमारी जो लागत है, हमको जो मुनाफा है उससे हम लोग संतुष्ट हैं, हमको उससे ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा पैर रखते ही उपभोक्ताओं का शोषण शुरू होगा, तभी आप उससे ज़्यादा एमआरपी कर सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।